गंगा किनारे के मैदान में प्रियंका का दांव। सियासत की सीढ़ियों पर चुनौती भरा सफर। यूपी की लड़की का लड़ैया अवतार। सबसे बड़ी लड़ाई पर सबसे बड़े सवाल। क्या है यूपी विजय की प्रियंका प्रतिज्ञा? प्रियंका का गेम चेंजर इंटरव्यू। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। तो प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के नतीजे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपको उम्मीद है या कांग्रेस देख रही है? देखिए, उम्मीद ये है कि जनता, जो हम शुरू से कह रहे हैं, उम्मीद यही है कि जनता अपना वोट विकास के आधार पर, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने के आधार पर दें। जी। तो हमारी आशा और उम्मीद ये है कि जो हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि राजनीति में जो मुद्दे उठने चाहिए, जी, जो चर्चा होनी चाहिए, जो राजनीतिक दलों के नेताओं को आपसे जो संपर्क करते हैं वही बातें करनी चाहिए। जो आपकी समस्याएं उनका हल, उनका समाधान, क्योंकि यही तो नेता का धर्म होता है। जी। तो हम बार बार यही कह रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि लोग सुनेंगे। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल सीधी बात पर आता हूं, क्योंकि आप अमूमन राजनीति में गोल गोल बातें करना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन अभी तक शायद आप नहीं करती हैं। वो आगे भविष्य के बारे में नहीं कुछ कह सकते हो, क्योंकि देखिए अभी 50 साल की हो गई हूँ, अब आदतें नहीं बदलेंगी। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, एक तरफ बात हो रही है बुलडोजर की, गर्मी की बात हो रही है, शिमला बनाने की बात हो रही है। शिमला तो आप जानते हैं कि शिमला में कितनी ठंड है। और दूसरी तरफ बात हो रही है कुछ चिलम की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई कसर बाकी है। इस बीच एक चीज इस चुनाव में अब तक देखी, हालांकि अभी भी वक्त है, आपकी तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी हमने देखने। क्यों करूं? इससे जनता का क्या मतलब है? जनता का मतलब महंगाई से है, बेरोजगारी से है, शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए, सेहत की सुविधाएं होनी चाहिए, तमाम किसानों की समस्याएं हैं। इतनी सारी बातें हैं जिनका सामना, इतनी समस्याएं हैं जिनका सामना जनता रोज रोज कर रही है, तो उनकी क्यों ना बात हो? जी। इन सब बातों से तो जनता का पेट तो भरेगा नहीं ना। जी। इन सब बातों से तो सिर्फ राजनीतिक दल आगे, उनका विकास हो रहा है। जी। उनके नेताओं का विकास हो रहा है। वो समझ गए हैं कि ये सब बातें करने से शायद उनको कुछ वोट मिल जाएंगे, धर्म की बात, जाति की बात करने। तो हम कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए प्रदेश। जी। हम कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और नेता दोनों, उनको समझाने का वक्त आ गया है। जी। कि जनता की बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके हल की बात होनी चाहिए। जी। प्रियंका जी, एक और बड़ी अहम बात, देखिए अभी आप मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं, लेकिन सियासत जिस दौर से गुजर रही है, तो क्या आपको लगता है कि लोग इस मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात जो लोगों को समझाना चाह रहे हैं आप हमारे प्रदेश के, क्या लोग उस बात को उस तरह से ले रहे हैं? आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में घूम रही हैं? देखिए, मेरा अनुभव ये है, जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, किसानों से मिलती हूँ, परेशान है जी, उनको उपज का दाम नहीं मिल रहा है जी, तमाम समस्याएं हैं जी, छुट्टा जानवर खेत खाए जा रहा है जी, और बिजली की बिल इतनी बड़ी है जी, सामना ही नहीं कर पा रहे हैं समस्याओं का। चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार पड़ा हुआ है जी, सरकारी पद खाली हैं, 5 सालों से सरकार ने भरे नहीं है जी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं है जी, छोटे दुकानदार, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए कि उसकी तरक्की हुई है कि नहीं 5 सालों में जी, आपको पता चलेगा कि कोई तरक्की नहीं हुई है जी। तो जो स्थिति है वो बुरी है। अब जब मैं ये बातें करती हूँ, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ जी, चाहे मैं मीटिंग्स में जाऊँ या किसी के घर जाऊँ या किसी से मिलूँ, किसी की दुकान में जाऊँ, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और ये भी कहते हैं कि दीदी आप सही कह रही हो जी, क्योंकि 5 सालों से 10 सालों से ये राजनीति चल रही है प्रदेश में, लेकिन इन समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं है ना जी। ये नहीं है कि तरक्की बहुत हो गई, विकास हो गया, बहुत लोग फूल रहे फल रहे हैं, ये तो हो नहीं रहा है। तो लोग समझ भी रहे हैं कि इस तरह की राजनीति से नुकसान हो रहा है उनका। मेरे ख्याल से उम्मीद तो है कि प्रियंका जी, लड़ने का जज्बा जो दिखाई भी दिया, चाहे लखीमपुर की घटना, हमने उस पूरी घटना को कवर किया, बड़े करीब से देखा, वो जज्बा दिखा, और उसके बाद आपने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये पहले से तय था या उस अनुभव से आपने इस पूरे बात को निकाला? ये देखिए, जब से मैं यूपी में काम कर रही हूँ,
तब से जब जब महिलाओं पर अत्याचार, बैठना चाहते हैं? जी जी जी, आइए प्लीज जी। तो महिलाओं पर जब जब अत्याचार हुआ है तो लगभग जितने भी बड़े बड़े केस हुए हैं इस तरह से, मैं वहाँ गई हूँ, उनके परिवारों से मिली हूँ या फिर उन्हीं महिलाओं से मिली हूँ जिन पर अत्याचार हुआ, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, उनसे, उनके परिवारों से, क्योंकि मैंने हर केस में यही देखा कि अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, पुलिस और प्रशासन अपराधी की मदद कर रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है, उल्टा उस महिला को फिर जलील किया जा रहा है, उसके परिवार को पर दबाव डाला जा रहा है कि FIR मत करो, कि बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। तो लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद वो महिलाएं लड़ रही थी। उन्नाव में जब मैं गई, जिस महिला को जला दिया गया था, बलात्कार करने के बाद उसको जला दिया गया था, तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि रोज़ सुबह उठ के 6 बजे उठ के रोज़ सुबह वो अपने रायबरेली ट्रेन लेती थी उन्नाव से, क्योंकि यहाँ पे उसका केस दर्ज ही नहीं हुआ जी। रायबरेली अलग जो पास का ज़िला था उसमें जाती थी, खुद जाती थी, और पिता जब कहते भी थे कि बेटा मैं आऊँ, तो कहती थी नहीं पापा मैं खुद लड़ूंगी जी। तो ये जो लड़ने का जो जज्बा है, ये मैंने महिलाओं में देखा है यूपी में, और इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है हर स्तर पर। महिला गृहस्थ भी हो, खेती में भी काम कर रही है, घर आ रही है, घर संभाल रही है, सफाई कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है, जानवर है घर में तो उसका देखभाल कर रही है, और फिर भी इतना संघर्ष है जी, और कोई उसके लिए बोल नहीं रहा है। संघर्ष की बात प्रियंका जी आप करें। प्रियंका जी, अमूमन राजनीति में देखा जाता है कि जब नेता, और खास तौर पर जब सत्ता में हो, तब काम करना ज्यादा बेहतर होता है, तो फिर आपको बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी काम लाई, आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आप इस उत्तर प्रदेश में काम करने तब आई पूरे दमखम के साथ जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से सत्ता से बाहर है। तो और कब आती? तो आपका कहना है कि मुश्किल घड़ी में अब आप, और क्या, मुश्किल घड़ी में ही तो आपसे मतलब ये जरूरत होती है कि आप लड़ें ना, संघर्ष करें। कोई जब सब अच्छा होता है उनके लिए तब थोड़ी लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। मुश्किल है तभी तो संघर्ष कर रहे हैं। तो और क्या करें, मैं चली जाती कहीं पे जहाँ पे किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है, तो क्या फिर उससे फायदा क्या होता नहीं? मतलब फायदा, मतलब पार्टी का क्या फायदा होता जी। अच्छा, इस संघर्ष की मंजिल आपको दिख रही है प्रियंका जी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है। जो भी देखिए संघर्ष में किस लिए कर रही हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ। सबसे पहले तो हमारी पार्टी का संगठन यहाँ पे कमज़ोर हो गया था, 30 सालों से पार्टी सत्ता में नहीं रही, तो एक तरफ तो पार्टी की जो ज़रूरत है और संगठन बनाने की ज़रूरत है वो है, दूसरी तरफ यहाँ की परिस्थिति देखिए ना, ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जी, यहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान भी है, देखिए तो सबसे ज़्यादा हुनर भी है। ये नहीं है कि हुनर नहीं है, ये नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, आजकल का नौजवान पढ़ा लिखा भी होता है, यहाँ की खेती उपजाऊ है, और परिस्थितियाँ इतनी खराब, मतलब अगर कोई भी आंकड़ा देखिए तो उत्तर प्रदेश पीछे ही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का जो भी आप ये लोग प्रचार जो करते हैं वो अलग बात है, देखिए गवर्नेंस में और लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है, और यहाँ गवर्नेंस हो नहीं रही है जी। यहाँ इवेंटबाजी हो रही है, खूब सारा प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े आप विज्ञापन देख रहे हैं कि ये हो गया है, कि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने लखपति बनाए हैं खूब सारे यूपी में, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मुझे गरीबी दिख रही है, बेरोज़गारी दिख रही है, किसान परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। तो ये परिस्थितियाँ क्यों हैं? और अगर हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, अगर हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे और यहाँ से नहीं कहेंगे कि देखिए राजनीति का मकसद क्या है, राजनीति का मकसद है सेवा करना जनता का, ये लोकतंत्र है, तानाशाही तो है नहीं जी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है जी। तो अगर राजनीति का मकसद ये बन गया है कि चुनाव के समय आप जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप गुमराह कर लो, उससे आप सत्ता पा लो, आप राज करो, जनता को गुलाम बनाओ, गरीब रखो, तो किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना इसके लिए जी। प्रियंका जी एक बात बताइए, मैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस चुनाव में भी देख रहा हूँ, आप जहाँ जाती हैं रोड शो करती हैं, आपके व्यक्तित्व में जो नेता के व्यक्तित्व में जो आकर्षण होता है वो है, इस बात में कोई इनकार नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ,
लोग आते हैं, आपके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वो प्यार भी दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस बतौर संगठन, वो जो आपके इर्द गिर्द जो भीड़ उमड़ती है आपको देखकर, वो जो एनर्जी है, उस ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि अभी तक संगठन बहुत ही दुर्बल था। जब मैं 3 साल पहले यहाँ काम करने आई तो हमारा संगठन मुश्किल से ज़िले तक पहुँचा, और ज़िले में भी थे लेकिन मतलब एक सक्रिय संगठन नहीं था, लोगों के लिए लड़ नहीं रहा था, लोगों से जुड़ा नहीं था। जो कार्यक्रम थे वो उसी के दायरे में रहते थे, वही कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी आ जाते थे और उसी का वहीं रहता वो प्रोग्राम। लेकिन पिछले 3 सालों से हमने बहुत काम किया, हमने संगठन न्याय पंचायत ग्राम पंचायत तक बनाया, हमारे प्रोग्राम एकदम बदल गए। प्रोग्राम इस तरह से बदले कि कुछ भी पार्टी के दायरे में नहीं रहा। अगर किसानों का कुछ आपको आंदोलन कराना था या महंगाई के खिलाफ करना था तो आप घर घर जाकर लोगों से जुड़कर आपने किया ये आंदोलन, तो एक तो ये बदला। और तीसरी बात कि अब पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता कब बाहर हैं, लेकिन आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे कोरोना में, चाहे जो प्रवासी श्रमिक थे वो वापस आ रहे थे उस समय, उनके लिए लंगर लगाना, दवाइयों का वितरण करना, कोरोना में ऑक्सीजन से मदद करना, उसके बाद जितनी भी ये महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, सोनभद्र में जो हुआ, जो नरसिंहार हुआ यहीं पास में जी, जो उब्बा की बात कर रहे हैं जी, उब्बा की बात कर रहे हैं, और लखीमपुर खीरी में जब किसानों को कुचला गया तो कौन आया, संघर्ष किसने किया? कांग्रेस का ही कार्यकर्ता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब कुछ हो रहा है आजकल, जहाँ भी कुछ हो रहा है ऐसा, सबसे पहले जो मेरा जो गांव का कार्यकर्ता है, जो न्याय पंचायत का कार्यकर्ता है, ज़िले का कार्यकर्ता है, उससे फ़ोन आता है कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, हम पहुंच गए हैं। और कोई और पार्टी नहीं पहुंच रही है, आज कांग्रेस का ही कार्यकर्ता पहुंच रहा है। और प्रचार के लिए भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता में ऊर्जा रही है और जिस तरह से उन्होंने प्रचार का काम किया है और घर घर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों में। प्रियंका जी, आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, बसपा से है? मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, गरीबी से है, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ है। और मेरी लड़ाई ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक नई राजनीति उभरे यहाँ से। मैं सचमुच चाहती हूँ कि क्योंकि ये राजनीति जो है ना, ये जनता का फ़ायदा उठा रही है और जनता के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है। और मुझे लगता है, मेरा एहसास ये है कि जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए है। किसान के कानून देखिए, किसान के कानूनों से लाभ किसको हो रहा था? मेहनत किसान कर रहा था, खून पसीना किसान बहा रहा था, लेकिन लाभ हो रहा था कुछ उद्योगपतियों के। अब ये कहते हैं रोजगार बना के दिलवाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? सारी संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनता था उसको तो बेच डाला आपने, और उन्हीं उद्योगपतियों को बेच डाला। सरकारी पद आपने खाली रख लिए। जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी है, इन लोगों, यहाँ से भी, और किसानी है, यहाँ से भी रोजगार पैदा हो सकता था, आपने इनकी कमर तोड़ दी है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो अब मेरा मतलब है कि ये जो राजनीति चल रही है ना, बड़ी बड़ी घोषणाओं की और बड़ी बड़ी इवेंट्स की, लेकिन एक्चुअल काम कुछ नहीं हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। और जनता, और माफ करिए, एक और बात कहना, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार ने ये परिस्थिति बना दी है जनता की कि आज मोदी जी, योगी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि एक तो हमें मालूम ही नहीं था कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि जब कह रहे हैं कि उनको छुट्टे जानवर की समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं था, सरकारें उनकी है, मालूम ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कैसे हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये हमेशा कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, खाते खुलवाए, थोड़े थोड़े पैसे भिजवाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ये है कि हम जनता को निर्भर रखेंगे जी। जनता हमारे राशन के बोरे के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इसका भविष्य हम नहीं बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवाएंगे, महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, किसानों को अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देंगे, ताकि ये निर्भर रहे, ये गरीब रहे, हम इनके जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में रहें और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों की का लाभ हो। आपका कहना है कि मुफ्त में अनाज देना, ये करना, ये सिर्फ लोकप्रियता के हथकंडे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है,
लेकिन इसके साथ साथ जनता को सशक्त करने की कौन सी बात कर रहे हैं जी। आप अगर दे रहे हैं राशन, अच्छा है, ये नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के ज़माने में 2-2, 3-3 रुपए में आपको राशन मिल जाता था, आज के ज़माने में तो वो मुफ्ती है जी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने तो ये परिस्थितियाँ बना दी है कि जनता इसके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, ये तो नहीं है ना सरकार का काम। सरकार का काम है जनता को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना दिया। वो किस स्तर पे कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? यहाँ पे सारे नौजवान तो निर्भर है जी, इनको तो आपने निर्भर कर दिया है। और जितनी भी स्कीम्स, आप महिलाओं के लिए स्कीम देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी स्कीम क्या है? एक मुफ्त गैस सिलेंडर। इससे महिला आत्मनिर्भर कैसे होगी, सशक्त कैसे होगी? उसको तो भर ही नहीं पा रही है, नया खरीद ही नहीं पा रही है। आपने पकड़ा दिया, आपने कहा आपकी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि आपकी मानसिकता ये हो गई है। आपकी मानसिकता ये हो गई है कि ये ऐसी स्कीमें हम लाएंगे जिससे जनता निर्भर रहेगी। बड़ी बड़ी बातें आत्मनिर्भरता की तो करते रहेंगे, हम विज्ञापनों में करेंगे जरूर। और पता नहीं, मोदी जी कहते कि उन्होंने बहुत सारे लखपति बनाए यूपी में, मुझे तो नहीं दिखते, आपको दिखते हैं तो पता नहीं। मैं हर गांव में जाती हूँ, हर जिले में गई हूँ, मुझे तो गरीबी दिख रही है जी। वैसे आ रहे हैं मोदी जी, बनारस भी आ रहे हैं, आप तो भी बताएं, तो आप उनसे पूछिए मोदी जी आप कहाँ दिख रहे हैं लखपति? लेकिन आप तो पूछेंगे ही नहीं, आप सवाल सारे तो आप विपक्ष के लिए रखते हैं। नहीं प्रियंका जी, हम वैसे सवाल पूछते हैं, मतलब जिस संस्थान में हम काम करते हैं हमारा सवाल पूछने पेशा, और मुझे लगता है इस पेशे में अगर है तो ये पूछना भी चाहिए। अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात। प्रियंका जी, मेरा सवाल एक आपसे ये था कि कांग्रेस की अगर बात करें, गोरखपुर से गाजियाबाद तक, सहारनपुर से सोनभद्र तक, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, आज भी मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं घूमता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो उसका कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा, भले चुनाव नहीं जीते, सीटें आगे, उसका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं यही आपसे जो मैंने सवाल पूछा था कि आपका असल दुश्मन कौन है, मैं इस पर जरूर जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां उठी वहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कांग्रेस को नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों की उठने से नहीं हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने से हुआ है। क्योंकि जैसे ही हमने गठबंधन किया यहाँ, तो जैसे पिछले चुनाव में देखिए 300 सीटें पे तो हम लड़े नहीं, तो जब 300 सीटों पे लड़ेंगे नहीं तो पार्टी दुर्बल होगी। तो गठबंधन करने से हमारी दुर्बलता बढ़ी है, लेकिन अब हम कर नहीं रहे हैं। 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। संगठन बनाने का खूब प्रयास किया, हमने खूब काम किया है 3 सालों में। मैंने आपको बताया, देखिए 19,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में जेल गए हैं, जेल या हिरासत में। हमारे अध्यक्ष कोरोना के समय, कोरोना की लहर के बीच में 2 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। आप किसी और पार्टी के बारे में बता सकते हैं? किसी और क्षेत्रीय पार्टी कहिए, उनको विपक्ष के दल कहिए, उनके कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी इस तरह से जेल गए हैं, हिरासत में गए क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए? जी प्रियंका जी, आपसे बातचीत का सिलसिला ये जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का वो जवाब दे रही हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो रणनीति है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एबीपी गंगा में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। प्रियंका जी, ब्रेक से पहले हमने कई सवाल आपसे किए, आपने खुलकर उनका जवाब भी दिया, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य की बात करें, आपने कहा कि मैं इसीलिए तो आई हूं क्योंकि स्थितियों को ठीक करने के लिए आई हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, बार बार देखिए इस चुनाव में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं, परिवारवाद का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर तो उस पर आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मेरी राय ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद से परहेज था तो उन्होंने कांग्रेस से सारे नेता पुत्र अपनी पार्टी में क्यों लिए? परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है, उनकी पार्टी में भी है परिवारवाद। उनको एक परिवार से परहेज है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परिवार उनके सामने कभी नहीं झुकेगा। जानते हैं कुछ भी कर ले हम नहीं झुकेंगे, तो इसलिए बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी तो भरी हुई है।
जी प्रियंका जी, इसी सवाल से जुड़ा है मेरा एक और अगला सवाल कि कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे साथी थे, जैसे हम लोग भी कई बार उनसे मिलते थे तो हमें उनका परिचय इसी तरीके से था, और बड़े सारे लोग ऐसे भी थे उनका परिचय वही था कि प्रियंका जी, राहुल जी इनको बहुत तवज्जो देते हैं, इनको बहुत मानते हैं, लेकिन वो लोग पार्टी जब छोड़ गए उस पर क्या कहेंगी आप? अब मैं क्या कहूँ, ये इनकी निजी परिस्थितियाँ होंगी। कईयों ने मुझसे बात की थी, कई बार घबराते थे कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। देखिए, ये जो लड़ाई है हमारी जी, इसके लिए हिम्मत चाहिए ना। आज हम जिनसे लड़ रहे हैं वो कभी कभी एजेंसियां आपके पीछे लगा देती हैं, कभी कभी मतलब परिस्थितियां मुश्किल हैं। इनमें से काफ़ी लोग चुनाव हारे, उनके सरकारी घर भी, बंगले भी चले गए, तो उनकी जो निजी परिस्थितियां हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी रीडिंग ये है कि हिम्मत नहीं रही जी, लड़ने की हिम्मत चाहिए। अब देखिए, हमें हिरासत में ले जाते हैं, हम बंद कर देते हैं, ये सब होता है। तो अगर इस हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की तो फिर अच्छा है कि कहीं और ही चले जाएं। क्योंकि आज जो हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा जैसे आपने कहा उठा कर रखे हैं, सब में हिम्मत है इसलिए लड़ रहे हैं। और पार्टी में एक ये भी फीलिंग थी कि कुछ लोग ऐसे थे पार्टी में जिनको मौके ज़्यादा मिले जी, और जिनका एक्सेस ज़्यादा था, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो ज़मीनी नेता हैं जिनको उभरने का मौका ही नहीं मिला। तो एक तरह से अच्छा भी है, वो नेता उभरेंगे जी। वैसे ज़्यादातर सवाल प्रियंका जी, देखिए तमाम लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं भी पूछूंगा ये सवाल कि प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर ये तो आज कुछ थोड़ा सा जवाब तो इस सवाल का हमें भी लड़ना तो है, तो जब समय सही होगा तो लड़ेंगे, जब ठीक समय होगा लड़ने के लिए तो लड़ूंगी जी। प्रियंका जी, आपको क्या ऐसा लगा, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, कि क्या आप सही वक्त पर प्रदेश में घूमने आई या थोड़ी देर कर दी? मैं तो 3 सालों से घूम रही हूँ हर जगह, 3 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। तो प्रदेश में जब मैं जैसे ही राजनीति में आई, मैं उत्तर प्रदेश में आई, उससे पहले तो मैं राजनीति में थी नहीं जी। बिल्कुल। उस समय मेरे भाई अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो मैंने उनसे कहा कि जहां आप सोचते हो कि मेरी सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ होगा, मेरी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, तो वहां भेजिए मुझे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि संघर्ष करने के लिए तैयार हो? तो मैंने कहा जो भी तुम कहो तैयार हूँ। तो कहा चलो उत्तर प्रदेश चलो, वहाँ से शुरू कर जी। किया, और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा प्रियंका जी। ये मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विपक्ष है, देखिए आप राजनीति में है, व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ बोलने के लिए भी मैंने तो नहीं सुना, किसी भी नेता को नहीं सुना कुछ कहते हुए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि कब तक प्रियंका जी, हम सवाल पूछते हैं कि प्रियंका गांधी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, तो विपक्ष कहता है कि वो कब तक है उत्तर प्रदेश में। तो मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरूर दीजिए। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली जी। देखिए, पहले मैं राजनीति में नहीं थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और मैंने ये तय किया था कि जब तक मेरे बच्चे बड़े होंगे तब तक मैं उनके साथ घर पे ही रहूंगी। क्योंकि जो राहुल जी और मेरा जो बचपन था ना, उसमें बहुत हिंसा देखी हमने। हमारी दादी जी की हत्या हमारे घर में हुई। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। स्कूल नहीं गए उसके बाद, बहुत सिक्योरिटी की, सुरक्षा के बहुत थ्रेट्स होते थे। पिताजी पर 2 हमले हुए, उसके बाद उनकी हत्या की गई। मैं 19 साल की थी। तो बच्चों पर ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को इस तरह का संघर्ष में जीवन, मैं चाह रही थी कि एकदम नॉर्मल जीवन हो, साधारण तरह से स्कूल जाएं, अपनी दोस्तियां करें, उनका बचपन अच्छा खुशहाल हो, और मैंने इसके लिए पूरी कोशिश की। प्रियंका जी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरा ये मानना है कि हमारे प्रदेश की जो राजनीति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जटिल तो है ही है। देखिए, हर व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर वो कुछ पाना चाहता है, उसको कुछ हासिल करना है, उसको पद चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो संगठन खड़ा रहा, अगर हम पीछे की बात करें, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी रही, कैडर भी रहा। तो अब आप जिस स्थिति में जो आप बात कर रही हैं, वो बात आप बहुत एक आइडियल बात कर रही हैं कि हमें लड़ना है, हमें जूझना है, लेकिन सामने ऐसे लोग हैं जो उनको तो कुछ चाहिए, सत्ता चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो जो ये असंतुलन है, इसको संतुलित, ये असंतुलन क्यों है? देखिए, ये देश बना कैसे, देश आज़ाद कैसे हुआ?
आदर्शवादी राजनीति से ना। महात्मा गांधी के आदर्श थे और उन्होंने इतने बड़े राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो यही तो हमारा देश है, इसकी नींव यही है। तो आजकल ये माहौल अगर मीडिया ने और दूसरी पार्टियों ने बना दिया है कि भाई अगर आदर्श हैं तो तुम राजनीति नहीं कर सकते, या फिर ये साम दाम दंड भेद की बात की, इसकी ज़रूरत होती है राजनीति में, तो एक धारणा है और अपराध है। मैं बता रही हूँ आपको, मेरे मन में ये अपराध है। ये संविधान के खिलाफ एक अपराध है, हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान के हर क्या कहते हैं, हर धारणा के खिलाफ है जी। तो आज होता है, आज भाजपा ने एक सरकार खरीद ली, विधायकों को खरीद लिया, तो बड़ी वाहवाही हो रही है, मीडिया में वाहवाही, अरे मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो रहा है। अरे अपराध हो रहा है सबके सामने, पब्लिक में अपराध हो रहा है। आप पैसे देके सरकार खरीद रहे हैं, जनता कुछ कह रही है हमें ये चाहिए, और आपने पैसे देके खरीद के एक और सरकार बना दी, ये अपराध है। तो कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा करती थी। इसके खिलाफ सिर्फ आदर्शों के साथ लड़ा जा सकता है। अगर हमारे आदर्श नहीं, हम लड़ नहीं पाएंगे इनके खिलाफ। जिनके आदर्श नहीं है उनके बारे में आप मुझे पूछ रहे थे इससे पहले, वो चले गए छोड़ के, वो मिल गए इन लोगों से, उन्होंने समझौता कर लिया, चाहे इस पार्टी के हो, उस पार्टी के हो, कोई भी हो, क्योंकि उनके आदर्श नहीं है। तो जो लड़ रहा है वो आदर्शों पर ही तो लड़ेगा, और कैसे लड़ेगा। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे प्रियंका जी? क्या कहूँगी, जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले में आपका गठबंधन भी रहा, ठीक है, अब आपकी पार्टी, आपकी हर जगह आपके प्रत्याशी भी उतरे हैं उनकी पार्टी के खिलाफ। हालांकि एक दो सभाओं में उन्होंने जरूर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया, आप पर सवाल उठाया, उसका जवाब भी मैंने आपसे लिया। तो क्या कहेंगे आप, उनकी जो राजनीति है, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं? तीनों राजनीतिक दल एक बिसात पर खेल रहे हैं, तीनों, क्योंकि ये तीनों जाति और धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहते हैं। और हम एक अलग राजनीति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास पर आधारित होनी चाहिए राजनीति, आपकी समस्याएं उसको सुलझाने की बात होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये तीनों एक बिसात पर खेल रहे हैं, और जनता को समझना चाहिए कि इन तीनों की सरकारें जनता ने देखी हैं। पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश में तीनों की सरकारें आई हैं, और तीनों ने ऐसी सरकारें बनाई, और बार बार जब वोट मांगने आए, जब चुनाव के प्रचार में आए, बार बार सिर्फ जाति, सिर्फ ध्रुवीकरण, सिर्फ धर्म की बात की, और इससे जनता का नुकसान ही हो रहा है जी। प्रियंका, जब आखिरी मेरे दो सवाल आपसे हैं। अब इस दौर में अगर हमने देखा, जब से चाहे लखीमपुर की घटना हो, बाकी तमाम जगह, आप वैसे तो आप मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, लेकिन आपको बहुत आक्रामक अंदाज में हमने देखा, बहुत गुस्से में आपको देखा। तो ये गुस्सा कब आता है प्रियंका जी? अभी क्या चुनाव प्रचार के दौरान भी गुस्सा आता है? थोड़ा इतर सवाल है मेरा। नहीं, गुस्सा अन्याय देख के आता है जी, और ये आगे भी आता रहेगा अगर इस तरह की स्थितियां। अन्याय बहुत है, अन्याय बहुत है। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, उनकी समस्याओं के लिए लड़ रही हूँ। और सबसे बड़ा अन्याय तो मुझे यही दिखता है कि सारे राजनीतिक दल सत्ता ले रहे हैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर, और आपका काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेनी भी है इस आधार पर, तो काम तो करो, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है जनता का जी, समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, इससे किसका फायदा होता है? समाज, जनता का तो नहीं होता है जी। तो प्रियंका जी, ये जिस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, ऐसी राजनीति हो, सब लोग यही चाहते हैं। हमने भी किताबों में इसी तरह की राजनीति के बारे में पढ़ा सुना, लेकिन जब देखते हैं तो स्थितियां अलहदा हो जाती हैं, कुछ अलग हो जाती हैं। आप एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, और मैंने एक सवाल का जवाब तो आपसे दिया, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में विकास किया, पहले अपराध था, यहाँ पर दशकों से ये स्थितियां थी, लेकिन हमने पूरे प्रदेश को बदल कर रख दिया। तो अरुण वाल्मीकि के परिवार के जब 18 सदस्य उठाकर पुलिस हिरासत में ले गई, उस पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, जब उसके ससुर के नाखून निकाले पुलिस ने ऐसे खींच के, जब उसके भाई के हाथों के यहाँ पे ये कुर्सी की टांगें रख के ऊपर बैठे, जब उसके घुटने तोड़े, जब उसको मार डाला, जब उसकी बीवी जिसके पास एक 1.5 महीने का बच्चा है, जिसको अभी भी दूध पिला रही है, उसको बेरहमी से पीटा, तो ये क्या था? ये अपराध नहीं था? जब हाथरस में बलात्कार हुआ और पुलिस और प्रशासन ने बगैर उस लड़की के माता पिता के आए उसके अंतिम संस्कार करने के बिना उसको जला दिया, ये अपराध नहीं था? जब आपके मंत्री के पुत्र ने
अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को मार डाला सबके सामने खुलेआम, ये अपराध नहीं था? आप उस मंत्री को अपने मंच पर रख रहे हैं, आप उसे इस्तीफा नहीं मांग रहे। उस लड़के को जमानत मिल गई है, वो रिहा हो गया है, और ये अपराध नहीं है क्या? रोज रोज अपराध हो रहे हैं, रोज जनता पर अपराध हो रहा है, तो आपको कहाँ दिख रहा है कि अपराध नहीं है? आप तो पत्रकार हैं जी। हर रोज आप देखते होंगे क्या हो रहा है। उन्नाव में हुआ, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सोनभद्र में 13 आदिवासियों को यूं ही खुलेआम मार डाला। किस लिए? भूमाफिया के लिए। और किसने? पुलिस प्रशासन ने उनके साथ मिलकर। तो ये अपराध है, तो खुद अपराध कर रहे हो तो तुम थोड़ी कहोगे कि अपराध चल रहा है, तब तो तुम्हें कहना ही है कि बंद हो गया अपराध। और देखिए, एनकाउंटर राज जो है वो बहुत अलग होता है और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है। बुलडोजर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको गवर्नेंस की जरूरत है जी। और जो बुलडोजर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हम बुलडोजर चलाते हैं, अभी रिपेयर के लिए रखा है, 10 मार्च के बाद दोबारा चलाएंगे, उस बुलडोजर पर क्या कहेंगे आप? कैसी धमकी है? वो बार लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप जनता को धमका रहे हो कि बुलडोजर चलाएंगे हम आप पे, कैसी धमकी है ये? जनता में इतनी शक्ति है कि एक वोट से आपको निकाल सकती है। जनता समझ नहीं रही है अपनी शक्ति को, और आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आप कभी जनता को धमका रहे हो, आप कभी कह रहे हो मंच पे खड़े होके कि हमें आपकी समस्याओं के बारे में मालूम ही नहीं है जी। हमें पता ही नहीं है कि छुट्टे जानवर की समस्या है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 3 सालों से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हर मंच पे कह रही हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है, सुलझाइए सुलझाइए। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दी है, भेजी है कि देखिए छत्तीसगढ़ में हमने इस समस्या को ऐसे सुलझाया है, इसका समाधान करिए, ये 3 चीजें करने की जरूरत है। तो जवाब आया चिट्ठी का? नहीं, जवाब कहाँ आएगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आज जनता ने नेताओं को इतनी हिम्मत दे दी है कि वो आपके सामने आकर मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं हमें आपकी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम आप पे बुलडोजर चला लेंगे जी। जब स्टूडेंट्स जब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी जो ये परीक्षाएं हैं, नियुक्ति की परीक्षाएं, इसमें इतना आपने भ्रष्टाचार कर दिया है, इतने घोटाले कर दिए हैं कि लोग, स्टूडेंट्स के करियर बर्बाद हो रहे हैं। 4-4, 5-5 साल इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, परीक्षा हो गई, आप परीक्षा रद्द पर रद्द कर रहे हो और आप कह रहे हो इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे हो, इसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है आपको जी। प्रियंका जी, आखिर में सवाल यही कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, क्या जो रूठे हुए हैं या जो चले गए उनको भविष्य में मनाएंगे? क्योंकि अगर जिस तरह से आपने कहा है कि आप यहाँ आई हैं तो ऐसे नहीं आई हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आप आ गई हैं प्रदेश रूठे हुए भविष्य में मतलब जो हमें छोड़ के चले गए, दरवाजे उनके लिए खुले हैं? क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बात कह रही है प्रियंका जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जो इन परिस्थितियों में अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाए, जिसकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए इस पार्टी के, चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जब तक मैं प्रभारी हूँ दरवाजे बंद रहेंगे। क्योंकि अमूमन राजनीति में तो कहते हैं कि जब हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, जब आपको लड़ना चाहिए था, तब आप दुम दबा के भागे, और अब आपको फिर से जगह मिलनी चाहिए जब तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता हिम्मत से लड़े हैं। तो सारे पद, जितने भी पार्टी में पद हैं, जितने भी पार्टी में करने हैं, वो सब उन्हीं के हैं, क्योंकि उनका हक है अब उन पर, क्योंकि वो लड़े हैं और आप में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो जब तक प्रभारी हूँ बिल्कुल नहीं लूँगा। ये बड़ी बात है प्रियंका जी। मैं बहुत स्पष्ट हूँ जी। तो प्रियंका जी, आपको शुभकामनाएं इस थकाऊ चुनाव प्रचार अभियान के बीच। आपने वीपी गंगा से बात की और आपका शुक्रिया भी इस पूरी बातचीत के लिए, और बड़े खुलकर तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और साथ में ये भी कहा कि लड़ती रहूंगी। उन्होंने कहा मैं इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आई हूँ, उत्तर प्रदेश में वो कुछ करने का जज्बा रखती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने 2 टूक उन लोगों को भी कह दी है जो संघर्ष के वक्त पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। प्रियंका का कहना है कि जो संघर्ष के दिनों के साथी नहीं है वो साथी नहीं हो सकते। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।